हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टूडेंट जंक्शन में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? करिए, बिल्कुल वीडियोस को देखिए, समझिए, जो भी डाउट्स हों उसे कमेंट सेक्शन में बताइए। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट जो होता है वो कितने लेवल पर एग्जिस्ट करता है, क्या क्या लेवल्स होते हैं उसके और क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो चलिए एक अच्छी सी स्माइल के साथ और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी क्लास को शुरू करते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट पढ़ा, उसका नेचर के बारे में पढ़ा, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा, सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि मैनेजमेंट कितने लेवल पर एग्जिस्ट करता है। आखिर मैनेजमेंट कितने लेवल पर एग्जिस्ट करता है और लेवल क्या है। तो देखिए, मैनेजमेंट डज नॉट रेफर टू सिंगल इंडिविजुअल। जो मैंने आपको बताया था, एक सिंगल पर्सन कोई मैनेजमेंट नहीं है। एक सिंगल पर्सन को मैनेज करना इज़ नॉट अ मैनेजमेंट। इट रेफर टू ग्रुप ऑफ पर्सन, इट रेफर टू ग्रुप ऑफ पर्सन्स, मतलब कहीं सारे लोगों को साथ में लेके चलना जो काम करते हैं डिफरेंट लेवल पर, हु आर बाउंड टुगेदर इन हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक कंपनी है, इंस्टीट्यूट है, क्या एक अकेला इंसान उसको रन कर सकता है? नहीं। या तो वो बड़े लेवल पर नहीं होगी। अगर आप एक छोटे लेवल पर एक दुकान चला रहे हैं तब आप कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसमें भी ज़रूरत होती है कि कभी हो सकता है आपको जाना पड़े, तो कोई दूसरा भी आपके रिप्लेसमेंट में कोई होना चाहिए, आपका कोई सब्स्टिट्यूट होना चाहिए जो उस चीज़ को फिर उसको बैठकर चला सके, ऑपरेट कर सके। तो ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें कई सारे लोगों की ज़रूरत होती है जो एक साथ मिलकर ग्रुप में एफर्ट्स कर एक कॉमन डायरेक्शन में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में मदद करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि मैनेजमेंट में कई सारे लोग आ रहे हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन, जिनको हम मैनेज करते हैं, जो अलग अलग लेवल पर काम करते हैं अलग। क्योंकि हर इंसान, जैसे आप देखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में इनपुट को आप परचेज़ करेंगे, इनपुट, ठीक है। इनपुट को परचेज़ करने के बाद उसका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बाद आपका आउटपुट होगा। आउटपुट जब वो बन जाता है उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये इस माल को किसी को प्रोवाइड किया जाएगा, और प्रोवाइड करने के बाद फिर सेम चीज़, इनपुट, प्रोसेस, मतलब प्रोडक्शन, आउटपुट और फिर ट्रांसपोर्टेशन, उसके थ्रू उस चीज़ को प्रोवाइड करना। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों? क्या एक पर्सन इस चीज़ को कर सकता है जो फाइनेंस भी देख ले, मार्केटिंग भी देख ले, सेल्स भी कर ले, वही चीज़ है मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज को भी मैनेज कर ले और सेल्स को भी मैनेज कर ले, और हमारा जो फाइनेंशियली जो डिपार्टमेंट होता है उसको भी देख ले? नहीं है भाई, अकाउंट्स को भी देखना है, कैसे देख सकते हैं? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जिसको जो काम बहुत अच्छे से आता है उसको वो काम सौंप देते हैं। डिफरेंट लेवल पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कई सारे लोगों को लगा देते हैं, और एक हायरार्की होता है। मतलब कहते हैं ना कि हर किसी को एक कंट्रोल करने वाला नहीं, हर किसी को एक गाइड करने वाला भी होना चाहिए। आप अगर अभी पढ़ रहे हैं मुझसे या कहीं सारे टीचर से आप पढ़ते होंगे, तो आप क्यों पढ़ रहे हैं? तो आप, ऐसा नहीं है कि आपके पास बुक्स नहीं है, आपके पास बुक्स भी है, स्टडी मटेरियल हो सकता है, आप गूगल से भी देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं, ईजीली मिल जाएगा। हम क्यों हैं यहाँ? आपको गाइड करने के लिए, आपको समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि आपको किस दिशा में काम करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। अगर कुछ समझ ना आए तो उसे डिस्कस करके उसे समझना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, ताकि माइंड में किसी तरीके का कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। तो इसी तरीके से जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें भी जब हम मैनेजमेंट का लेवल देखते हैं कि कितने लेवल पर होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन 3 लेवल्स में होता है। एक टॉप लेवल होता है, एक मिडल लेवल होता है, एक ऑपरेशन लेवल होता है। ये 3 लेवल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी के ऊपर एक ना एक है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आपको सक्सेसफुली काम कंप्लीट करके देना है। जैसे कहते हैं ना, ये है प्रिंसिपल, ये है टीचर और ये हैं स्टूडेंट्स। अब प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया टीचर को कि आप अच्छे से पढ़ाइए। टीचर स्टूडेंट को जाकर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उनको वो ऑर्डर दे रहे हैं, काम कंप्लीट करो, रिवीजन करिए, उनके मार्क्स, मतलब टेस्ट वगैरह ले रहे हैं, उनके मार्क्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो ये एक हायरार्की सेट हो गया कि प्रिंसिपल सबसे ऊपर हैं, वो ऑर्डर दे सकते हैं टीचर को, वही उनको टास्क असाइन कर सकते हैं। और टीचर किसको असाइनमेंट दे सकता है?
स्टूडेंट को। तो इस तरीके से स्कूल लेवल पर अगर हम देखें तो ये चीज़ें होती हैं। तो जो ये अथॉरिटी होगी जो ऊपर, जो सबसे ऊपर होती है, जिस पे पावर होती है आपको कंट्रोल करने की, आपको गाइड करने की, आपकी मतलब कहते हैं ना हर चीज़ का डिसीज़न लेने की, तो वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? टीचर की। कि उन्होंने बोला कि रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए, बच्चों को आपको अच्छे से पढ़ाना है, और आप रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए भी होते हैं। टीचर स्टूडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? स्टूडेंट भी है। अगर आपको एक टीचर काम दे रहा है तो आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप उसको वर्क मतलब टाइमली कंप्लीट करके दें। और एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर एक स्टूडेंट उसकी कोई क्वेरी है आप उसको सॉल्व करें टाइमली। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हुए, अकाउंटेबल हुए। तो यही रिलेशनशिप एक हायरार्की सेट करती है, जिसमें एक सुपीरियर होता है, एक सबऑर्डिनेट। सुपीरियर होता है जिस पर अथॉरिटी है, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। और सबऑर्डिनेट क्या है? जो उसके अंदर काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि 3 लेवल हमें यहाँ दिख रहे हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज़ टॉप मैनेजमेंट, सेकेंड इज़ मिडल मैनेजमेंट, थर्ड इज़ लो लेवल मैनेजमेंट। इसको हम सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशन लेवल भी बोल सकते हैं। टॉप लेवल में क्या आता है? ऐसे टॉप लेवल मैनेजमेंट में वही मैनेजर्स आएंगे या वही लोग आते हैं जो हमारी पॉलिसीज़ बनाते हैं। जैसे अगर हम हमारी कंट्री में देखें तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स पीएम हैं, पीएम मोदी जी हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट हैं। तो ये सभी लोग क्या हैं? ये अब अथॉरिटी है, इनके पास पावर है कि ये कंट्री के इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। बजट आता है तो ये सभी में आपस में बैठकर फाइनेंशियल जो मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसमें जो उनके एक्सपर्ट्स हैं उन सभी से डिस्कस कर विचार विमर्श करके उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि उन रिसोर्सेज को, उस पैसे को कैसे एलोकेट करना है। तो ये सारी चीज़ें इस स्पेशलाइजेशन और एक्सपर्ट मतलब जिसे बोला जाता है, और एक अथॉरिटी जो उसको इम्प्लीमेंट, जो उसको बनाएगी, फॉर्मुलेट करेगी, उन सभी की नीड है ना। तो ऐसे ही मैनेजमेंट में अगर आप स्पेशलाइज्ड हैं, उन चीज़ों को करने में एक्सपर्ट हैं, तभी आप यहाँ हैं। और आपके पास अथॉरिटी है जो पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करने की, नई नई स्ट्रैटेजीज़ बनाने की। तो ये सारी चीज़ें कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजर। टॉप लेवल में कौन से आते हैं? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर। ये डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड है। प्रेसिडेंट एंड एमडी मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर। मिडिल में कौन आता है? जो डिपार्टमेंटल, एक तरीके से कह सकते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर। जैसे एक कंपनी थी, ये एक कंपनी है, कंपनी में ये 3 लेवल्स हैं। यहाँ आपने देखा एक अथॉरिटी है जो सभी को कंट्रोल कर रही है, सभी को ऑर्डर देना है या कोई इंस्ट्रक्शन देना है या किसी तरीका का इन्फॉर्म करना है, कोई डिसीजंस लिया जा रहा है, तो ये अथॉरिटी ले रही है। यहाँ हमने क्या किया है? कंपनी को चलाने के लिए 4-5 डिपार्टमेंट बना दिए, फाइनेंस का, ह्यूमन रिसोर्स का, मार्केटिंग का, परचेज का और सेल्स का। अब ये 5 डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं, इनको देखने के लिए क्या सिर्फ एक ही पर्सन जिम्मेदार होगा? एक ही पर्सन इन 5 को देख सकता है? नहीं। तो हम क्या करते हैं, हर डिपार्टमेंट का भी एक अलग से एक मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं, जो जैसे सेल्स मैनेजर सेल्स डिपार्टमेंट को ही देखेगा, परचेज मैनेजर परचेज डिपार्टमेंट को देखेगा, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग को देखेगा। उसका काम है सेल्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको, उनसे डील करना, उनको मैनेज करना, हैंडल करना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। तो मिडिल लेवल मैनेजर्स में आते हैं मार्केटिंग, परचेज हेड, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच मैनेजर। थर्ड आता है लो लेवल, जो डायरेक्टली किसके कनेक्शन में होते हैं? वर्कर के। जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स का यहाँ कहीं भी प्लेस नहीं है, क्योंकि वर्कर्स मैनेजर नहीं है। वर्कर तो हमारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जो मैनेजमेंट किया जा रहा है, उनको मैनेज करना हमारा काम है। तो उसको मैनेज कैसे किया जाए, तो उसको 3 लेवल में डिवाइड किया गया। वर्कर्स अपना काम कर रहे हैं, कंपनी अपनी खुली हुई है, लेकिन वो वर्कर सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इनको देखना, मॉनिटरिंग करना, तो ये गाइड करना, उनको टाइम टू टाइम उनको इंस्ट्रक्शन देना, अपडेट करना, ये काम किसका है? इन सभी का। और ये काम सक्सेसफुली हो सके उसके लिए हमने क्या किया है? मैनेजमेंट के 3 लेवल बनाए हैं, एक टॉप, मिडिल, लो लेवल। और उसमें इस तरीके से ये बनाएंगे स्ट्रैटेजीज़, ये उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और ये
जो इम्प्लीमेंट हो चुका है, ये जो वर्कर्स हैं उनसे डायरेक्टली कनेक्ट रहेंगे, उनको सुपरवाइज करना, उनका जो वो काम कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सही इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और जो काम उन्होंने करके दिया उसको इंस्पेक्ट करना, मतलब उसका इंस्पेक्शन करना, चेक करना सही है या नहीं। ये लो लेवल मैनेजमेंट है, उन वर्कर्स मैनेजर का काम है। अब हम सबसे पहले देखेंगे, हमने ये जाना टॉप लेवल पर क्या आते हैं, और एक मैंने आपको एक मतलब कहते हैं ना रफ व्यू दे दिया कि आखिर टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं, लेकिन अब क्लियरली हम समझते हैं। पहला फंक्शन कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज़ को डिफरेंट डिपार्टमेंट, मैंने आपको बताया था ना एक अथॉरिटी है, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन इतने सारे डिपार्टमेंट्स जो अलग अलग काम के बेसिस पर डिफाइन किए गए हैं, उनका भी एक मैनेजर बना दिया गया। जैसे बताया था ये फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है, मार्केटिंग है, सेल्स है, परचेज है, इनके भी मैनेजर बना दिए। लेकिन ये फिर भी उन सभी डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनका ये काम है। भले ही उन्होंने मैनेजर अपॉइंट कर दिए, लेकिन भाई वो भी एक एम्प्लॉई हुए, काम कर रहे हैं, लेकिन जो ऊपर जो बैठा है ना, जिसका पैसा लगा है, जो अपना काम कर रहा है, जो सभी चीज़ों के लिए उसे जवाब देना है, तो भाई उसे तो इन सभी में भी कोऑर्डिनेट करके चलना है। कहते हैं ना जितनी बड़ी पोस्ट पर आप बढ़ते चले जाएंगे ना, काम कम नहीं होता है, बढ़ता है। पहले जब नीचे काम करते हैं तब सिर्फ वर्कर्स को देखना है, अब ऊपर आ गए तो भाई वर्कर्स को भी देखेंगे, यहाँ इनको भी देखेंगे, सुपरवाइजर्स को, डिपार्टमेंट को भी देखेंगे, और फिर जो हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी कंप्लीट करना है, जो ड्यूटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सेकंड देखिए, रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सर्वाइवल देखना, वेलफेयर देखना, ये काम है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। एनालाइज करना बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, बिजनेस की सराउंडिंग, कंपटीशन क्या बढ़ रहा है, या कंपटीशन के साथ एग्जिस्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, अपना स्टैंड ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ में चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्या पॉलिसी बिल्कुल ठीक है या नहीं है, या उसमें कुछ रिवीजन की नीड है। ये सारी चीज़ों को देखना जो फर्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ वन देखिए, रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्टिविटीज़ के लिए, बिजनेस की और सोसाइटी के इम्पैक्ट के लिए। सोसाइटी को भी लेकर चलना टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। with a license with outside world, for example meeting government official determine the objective of enterprises। मतलब आप जैसे देखते हैं ना कहीं सारी मीटिंग्स होती हैं, जैसे आप सरकारी अगर आप बोलें कोई गवर्नमेंट मीटिंग्स होती हैं तो उसमें जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, कई सारे मिनिस्टर्स आते हैं, कई सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इनके साथ आप बैठकर बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं कि शेयर्स कितने क्या करने चाहिए, क्या मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या चीज़ों में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ें बिजनेसमैन वगैरह जो होते हैं वो कोई मिडिल लेवल मैनेजर नहीं जाता है, टॉप लेवल मैनेजर सीईओ हैं, एमडीज़ हैं, तो ये सभी लोग ही आपस में बैठकर बातचीत करते हैं और सिर्फ डिसीजंस लेते हैं, और फिर अपने देश के लिए आपको कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कुछ सोचना है तो आपको भी कंपनीज़ जो होती हैं इतनी बड़ी बड़ी, तो उनके टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है कि सोसाइटी को कंसीडर करते हुए अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लें। तो ये रहा। तो आप ये देख सकते हैं कि भैया टॉप लेवल मैनेजर पे तो इतना हेडेक है, इतना काम करना पड़ेगा, इतने सारे लोगों से मिलना पड़ेगा, और हमें तो नीचे वालों को तो सिर्फ वर्कर्स को देखना है, उनसे ऊपर वालों को सुपरवाइजर और वर्कर को देखना है, उनसे ऊपर वालों को सब कुछ देखना है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है इस जॉब में, और ये डिमांड करती है कि इनको तो वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा चाहिए और कमिटमेंट चाहिए प्रॉपर, बहुत लंबा समय। इसका मतलब ये जॉब क्या है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस देखते हैं। मिडिल लेवल मैनेजर क्या बताए थे मैंने, डिपार्टमेंटल हेड्स बताए थे, जो कंपनी को हम काम के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं, उन हर डिपार्टमेंट का एक हेड बनाया जाता है, उसे डिपार्टमेंटल हेड बोलते हैं। जैसे मार्केटिंग मैनेजर वगैरह, उनका काम क्या है, जो टॉप लेवल मैनेजर ने जो काम कर दिया, जो पॉलिसीज़ बना दी, उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, मिडिल लेवल मैनेजर। तो कैरी आउट करते हैं प्लान्स को जो फॉर्म किए जाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो पॉलिसीज़ बना देते हैं उनको इम्प्लीमेंट ये करेंगे, और उन्होंने क्या पॉलिसीज़ फ्रेम की उसको इंटरप्रेट करना, बताना कि सीईओ हैं उन्होंने ये डिसीज़न लिया, एमडी हैं उन्होंने ये डिसीज़न लिया है या ये बदलाव किया है। इंश्योर करना कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी मैनेजर जिस डिपार्टमेंट में अपॉइंट होता है, इंश्योर करना कि डिपार्टमेंट के
जो पर्सनल्स हैं जो उसमें काम कर रहे हैं वो उसी डिपार्टमेंट के बेसिस पर हैं। जैसे मतलब परचेज में ऐसा नहीं हो आपने कोई फाइनेंस का बंदा लगा दिया, फाइनेंस में परचेज का लगा दिया, सेल्स वाले को आपने कह दिया कि नहीं तुम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजर बन जाओ, नहीं बन सकता भाई। जिसको सेल्स आता है वो सेल करेगा, जिसको ह्यूमन रिसोर्स में जैसे उनके साथ डील करना आता है वो उनके साथ काम करेगा। फोर्थ है नेसेसरी ड्यूटीज़, मतलब अननेसेसरी चीज़ें ना देकर नेसेसरी ड्यूटीज़ को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एम्प्लॉयज़ को असाइन करना जो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं पर्टिकुलर। फिफ्थ है और जो बाकी भी डिपार्टमेंट, जैसे एक डिपार्टमेंट है तो ऐसा नहीं है एक ही है, बाकी भी 3-4 डिपार्टमेंट हो सकते हैं, तो उन सभी डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑपरेट करना, सहयोग करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर सके। 6 है मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को कि वो अचीव कर सकें डिज़ायर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनको मोटिवेट करते रहना टाइम टू टाइम। और रिस्पॉन्सिबल है सारी एक्टिविटीज़ के लिए फर्स्ट लाइन मैनेजर। फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं लो लेवल मैनेजर जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट से नीचे आते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। तो जो इस ग्रुप के पीपल हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? जो प्लान्स फॉर्मुलेट कर दिए गए बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट उनको एग्जीक्यूट करना, जो किसके द्वारा बनाए गए? टॉप लेवल के द्वारा। ये है मिडिल लेवल के फंक्शंस, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं, देखते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? सुपरवाइजरी, फॉरमैनशिप या लो लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, मतलब जो ऑपरेशन को देखते हैं। जैसे वर्कर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, सेल हो गया, सब कुछ हो गया, परचेज हो गया, फाइनेंस हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन जो वर्कर्स जो उस चीज़ में काम कर रहे हैं, डायरेक्टली अपने एफर्ट्स दे रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो जो कर रहे हैं उनको कौन मैनेज करेगा? उनको कौन गाइड करेगा? कौन उनको रूट बताएगा? कौन उनको इंस्ट्रक्शंस देगा? कौन उनके द्वारा किए गए काम की जांच करेगा? इसके लिए किसी को तो होना ज़रूरी है ना। तो हमने क्या बनाया? सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र होते हैं या लोअर लेवल मैनेजमेंट पे हम मैनेजर अपॉइंट करते हैं जो इनका काम है ये सारी चीज़ें करना। जैसे वर्किंग कंडीशंस, अच्छी वर्किंग कंडीशंस को मेंटेन करना, अच्छी रिलेशन बनाना सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। सुपीरियर मतलब जो आपसे मतलब ऊपर हैं और जो मतलब आपको अथॉरिटी मतलब जिनके पास है, और सबऑर्डिनेट जिनके अंडर में आप काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन बनाना और एक अच्छी बेटर कंडीशंस वर्कर्स को प्रोवाइड करना। सेकंड, वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखना। भाई डायरेक्टली आप कनेक्ट हो वर्कर से तो आप ही को ध्यान रखना है। थर्ड क्या है? वो ट्राई करते हैं कि वो मेंटेन कर सकें एक स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, मतलब जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं एम्प्लॉयज़ के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा, तो जो वर्कर्स के थ्रू जो चीज़ प्रोडक्शन हो रहा है उसके जो प्रोडक्ट हों वो क्वालिटी मतलब कहते हैं ना बिल्कुल उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना और इंश्योर करना, क्योंकि इनका काम इंस्पेक्शन करना भी है। अगर कोई प्रोडक्शन करता है उसके बाद इनका काम ये भी है कि जांच करें कि ये प्रोडक्ट सही है या नहीं, और आउटपुट का स्टडी फ्लो देखना, ठीक है। फोर्थ क्या है? मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ मटेरियल। ये भी देखना कि भाई अगर कहीं प्रोडक्शन हो रहा है तो ये नहीं है कि उस मटेरियल में ज़रूरत है कम मटेरियल की, लेकिन उन वर्कर्स ये सोच सकते हैं ना कि मुझे क्या करना, कंपनी का है, लो माल लगाओ उसमें, हो जाने दो बर्बाद, ध्यान नहीं देना। कुछ लोगों की सोच ऐसी भी होती है, हर किसी की नहीं, कुछ लोगों की। तो इसीलिए सुपरवाइज़र का रोल ये भी होता है कि वो ये देखे कि वो वेस्टेज जो मटेरियल यूज़ हो रहा है उसकी वेस्टेज को कम से कम करे और सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखे। वर्कर्स को कंट्रोल किया जाता है और मैनेज भी किया जाता है सुपरवाइजरी लेवल पर, मतलब वर्कर्स को कंट्रोल करना, उनको डायरेक्शन देना, उनको इंस्ट्रक्शन देना, ये सारे काम किसके हैं? सुपरवाइजरी लेवल पर, मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। अब देखिए इस ग्रुप के मैनेजर क्या हैं भैया, क्या कर रहे हैं? एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू प्लान ऑफ टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। आपने ये देखा कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले किसको फॉलो कर रहे थे? टॉप लेवल वाले को, क्योंकि टॉप लेवल वाले उनसे ऊपर थे और वो जो प्लान बना देते थे आप उसको
इम्प्लीमेंट कर लेते थे। अब सुपरवाइजर लेवल क्या है, अब भैया उन्हें ये देखना है कि टॉप लेवल वाले क्या कह रहे हैं, मिडिल लेवल वाले क्या कह रहे हैं, दोनों के मतलब कहते हैं ना, दोनों का काम, दोनों के द्वारा बताई गई हर चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। लोड एक का नहीं है, दोनों का है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट दोनों के प्लान्स को हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो इनको अथॉरिटी ज़्यादा नहीं मिलती है, इनकी पावर लिमिटेड होती है। और जो जैसे क्वालिटी है, कितना क्वालिटी मतलब जो प्रोडक्ट बना वो उसकी क्वालिटी क्या थी, अच्छा थी, बुरी थी, आउटपुट कितना बन रहा है, कितनी क्वांटिटी है, ये डिपेंड किस पर करेगा, इस लेवल के मैनेजर में। क्योंकि भाई डायरेक्टली आप ही तो प्रोडक्शन यूनिट में हो, आप ही तो वर्कर्स को हैंडल कर रहे हो, तो आपका काम है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितनी क्वांटिटी बन रही है, जो बन भी रही है उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी है, बुरी है, वो स्टैंडर्ड पर फिट बैठ पा रही है, नहीं बैठ पा रही है। तो ये सारी चीज़ें लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। और ये रिपोर्ट किसको करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। टॉप लेवल से डायरेक्टली लिंक नहीं होते, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं। अब आपने ये देखा, मैंने आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन में क्या आएगा भाई, फंक्शन मैंने आपको एक बताया भी था फर्स्ट क्लास में, शायद एक सीरीज़ थी ऐसे सर्कल में कि वो जो चीज़ रिपीट होती रहती है, तो उसमें ये फंक्शंस आए थे। जब आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन अब इसके बारे में आज पढ़ेंगे। पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, फोर्थ है डायरेक्टिंग और फिफ्थ है कंट्रोलिंग। अब इसके बारे में वन बाय वन हम पढ़ेंगे। देखिए प्लानिंग क्या होता है, जानते हैं प्लानिंग करना, योजना बनाना, किसी चीज़ को प्लान करना। हम कहीं भी जाते हैं, करते हैं, तो कहते हैं ना उसके लिए पहले से प्लानिंग करते। पहले कुछ भी चीज़ें हुआ करती थी, जब बचपन में क्या होता है, आप लोग भी करते होंगे, कुछ भी चीज़ें होती हैं तो उसके लिए पहले से प्लान करते हैं। कहीं घूमने जाना है, जैसे छुट्टियाँ आती थी समर वैकेशन, तो उसमें सबसे पहले प्लान करते थे कज़िन्स के साथ कि कौन पहले सबसे घर पे आएगा, नानी के घर जाना है या किसके घर जाना है, मौसी के घर जाना है, बुआ के घर जाना है, कहाँ जाना है। तो आपस में प्लानिंग करके सोच कर कि किस डेट को जाना सही रहेगा, कितने दिन के लिए जाना सही रहेगा, कौन कौन कहाँ आएगा, हम प्लानिंग करते थे ना एडवांस में। जो दिन आया नहीं है उससे पहले उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्लानिंग फंक्शन डिटरमाइन इन एडवांस, मतलब चीज़ों को डिसाइड करना एडवांस में, पहले से ही, कि मुझे क्या करना है, व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन, मतलब कब कौन सी चीज़ होगी और कौन करेगा। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्लानिंग के थ्रू ही हमें पता चलेगा कि मुझे क्या करना है, किससे करवाना है और कब करना है। ये पहले से ही डिसाइड कर लेना इन एडवांस। ये जो फंक्शन है, ये गोल्स जो होते हैं अपने, भाई ऑर्गेनाइजेशन आखिर आप खोल रहे हैं, अच्छी बात है, कंपनी चलाई है, बढ़िया बात है, लेकिन क्यों खोली, क्या उसका रीज़न है, तो उसके गोल्स को सेटअप करना एडवांस में। और फिर गोल सेट हो गए, उसके बाद डेवलप करना वे, मतलब तरीका डेवलप करना। गोल सेट कर लिया कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को 800 करोड़ की कंपनी में बदलना है, ठीक है, ये टारगेट है, 2 साल के अंदर 800 करोड़ की कंपनी बनानी है, लेकिन वो बनेगी कैसे, उसके कुछ तरीके भी होंगे। तो आपका ये भी है कि उसको सेट करने के बाद आप ये तरीके भी बताइए कि किस तरीके से हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसकी प्लानिंग करना। प्लानिंग प्रिपेयर करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो फ्यूचर कंटिजेंसी, मतलब फ्यूचर में, भविष्य में कोई भी चीज़, आपको भी पता है अनसर्टेनिटी बहुत है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी लॉस भी हो सकता है। तो ये सारे जो लॉसेस होते हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना, मतलब उसके लिए प्रिपेयर करती है। कहते हैं ना पहले से प्लानिंग कर लो। अगर किसी की घर में शादी होती है, पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही शादी के लिए आता है ना कि शादी होने वाली है बेटी की या किसी की, आपकी बहन की, तो सबसे पहले उनके दिमाग में ये प्लानिंग चलती है, बजट क्या बना है। शादी तय नहीं होती उससे पहले कि वो सारा अपना पूरा, कहते हैं ना, पूरा हिसाब किताब लिख लेते हैं कि कितनी चीज़, कितनी ज्वेलरी कितने की आएगी, कपड़े कितने के आएंगे, किसको कितने का मतलब लिफाफा दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, अपना एक बजट डिसाइड कर लेते हैं एडवांस में, ताकि उन्हें भविष्य में ऐसा ना हो कि उन्हें दिक्कत हो, जितने पैसे की रिक्वायरमेंट थी वो कम पड़ जाए। तो इसीलिए एडवांस में डिसाइड करना। तो ये है प्लानिंग, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और हमारी लाइफ के लिए भी। ये प्लानिंग है, देखिए उसमें हम देख रहे हैं
कब करना है, क्या करना है, किस काम को करना है, कौन करेगा, ये सारी चीज़ें प्लानिंग में आती हैं। ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है भैया, पहले प्लानिंग कर ली, एक कंपनी थी, उसके गोल्स डिसाइड कर लिए, कैसे कैसे उसको अचीव करना होगा ये डिसाइड कर लिया। अब क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग करना है, मतलब संगठन बोलते हैं ऐसे। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है जो लोग, एक इंसान तो सारे काम कर नहीं सकता, सिंगल पर्सन इज़ नॉट एबल टू डू एवरीथिंग। कौन सा काम कौन करेगा, किसको कौन सा काम देना चाहिए, कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन किसको ऑर्डर देगा किसी चीज़ को करने के लिए, और कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और किसके लिए जवाबदेह होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ जो कंपनी की ड्यूटीज़ हैं उनको असाइन करना, टास्क को ग्रुप करना और अथॉरिटी और रिसोर्सेज को एलोकेट करना, मतलब बांटना, कैरी आउट करने के लिए प्लान। जो आपने प्लान बना लिया अच्छी बात है, मैंने दिमाग में सोच लिया कंपनी को 800 करोड़ की कंपनी बनानी है 2 साल में, ये प्लान है। कैसे बनाऊं उसके तरीके बना लिए। सेकंड अब स्टेज आई ऑर्गेनाइजिंग। भाई लोगों को तो बुला लिया, लेकिन लोगों को ऐसा थोड़ी है एक ही रूम में आप डाल देंगे और कह देंगे काम करते रहो, जो दिखे आप कर लो, नहीं। जिसको जो ड्यूटी आप दे सकते हैं, जो जिसको करने में बेटर परफॉर्म कर सकता है उसे वो ड्यूटी दें, और आप उसे ये भी बताएं कि आपको क्या एक स्ट्रक्चर तैयार करना कि आप किसको रिपोर्ट करेंगे। जैसे ये स्टेप 1 देखिए, आइडेंटिफाई करोगे पहले कि क्या क्या काम है। काम पहले देख लूँ मेरे प्लान को मुझे अचीव करने के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे। काम के बाद फिर क्या करना होगा, डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब होता है काम को इस तरीके से डिवाइड करना होगा कि जिस काम में जो इंसान एक्सपर्ट हो, जिसमें उसका अपर हैंड हो, उसे मैं वही बेटर परफॉर्म कर पाए, मैं उसे वही काम असाइन करूं। ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया। स्टेप 2 डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंट्स में उसको डिवाइड कर दिया, परचेज अलग, सेल्स अलग, ह्यूमन रिसोर्स का अलग, फाइनेंस का अलग, अकाउंट डिपार्टमेंट अलग, इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट बना लिए। 3 फिर जो पर्सन मुझे जिस चीज़ में अच्छा लगा, जिस चीज़ में उसकी कैपेसिटी ज़्यादा थी, उसे वो काम असाइन कर दिया। स्टेप 4 फिर क्या किया, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होती है कि रिपोर्ट करना होता है। जैसे आपको कोई काम दिया जाता है, फिर वो काम कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, या जो काम कंप्लीट किया वो अच्छा था या नहीं था, गुड या बैड कैसा था, तो उसको देखने के लिए आपको एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी होती है कि आप किसको रिपोर्ट करेंगे, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट वाली। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनाइजिंग में ये सारी चीज़ें करते हैं। किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक हायरार्की सेट करते हैं कि आप किसको रिपोर्ट करेंगे और क्या सबऑर्डिनेट होंगे, और आपको किसको रिपोर्ट करना है, आप किसके लिए अकाउंटेबल हैं। ये है ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद देखिए स्टाफिंग। ठीक है, ये समझ में आ गया, काम निकाल दिए, काम को स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, लोगों को असाइन कर दिया, उनको ये बता दिया कि आप किसको रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है, फाइंड द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। मतलब ये नहीं है कि राइट जॉब राइट पीपल के लिए फाइंड करनी है। मेरी जॉब तो यही है, क्योंकि मैंने अपनी कंपनी को वहाँ तक 800 करोड़ तक पहुँचाने का प्लान बना लिया है, उसे नहीं बदला जा सकता। उसके लिए क्या क्या तरीके हैं वो भी डिसाइड कर लिए हैं, लेकिन अब उस तरीके को अचीव कैसे करना है उसके लिए मुझे लोगों को ढूंढना है। जॉब मेरी यही रहेगी कि सेल्स इतनी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, फाइनेंस इतने की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल होना चाहिए, और मतलब कैपिटल जितने की चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स कितनी लेबर चाहिए, कितने वर्कर्स चाहिए, वो भी ठीक है, उसको कोई फ्लक्चुएट नहीं कर सकता, प्लान के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट है। लेकिन अब मुझे ये देखना है कि मैं एक सही इंसान को उस काम को करने के लिए लेकर आऊँ। राइट पीपल फाइंड करना है। दिस फंक्शन मेक श्योर राइट पर्सन लेकर आए, राइट क्वालिफिकेशन के पास, राइट प्लेस। जैसे मैंने आपको बोला कि एक बंदा जिसको एचआर में बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छे से वो लोगों को, वर्कर्स को मतलब आपस में कोऑर्डिनेट कर सकता है, मैनेज कर सकता है, और उसी पर्सन को आपने सेल्स के लिए भेज दिया, क्या वो अच्छा परफॉर्म करेगा? बिल्कुल नहीं। जिसके स्किल्स उसमें है ही नहीं, वो काम आपने उसको दे दिया और उसके बाद वो कैसे उस चीज़ को परफॉर्म कर सकता है? तो उस केस में क्या होगा, स्टाफिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टाफिंग जॉब के लिए, जो सही जॉब के लिए सही बंदा लेकर आती है, फाइंड करती है। जिसमें स्टाफिंग में क्या क्या आता है, आप रिक्रूटमेंट करते हैं, भर्ती के लिए निकालते हैं, जो लोग आते हैं उसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद प्लेसमेंट देते हैं, और फिर उनको प्लेसमेंट देने के बाद जो लोग काम करते रहते हैं उनको अपडेट करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं।
तो ये किसका हिस्सा है? स्टाफिंग का। जैसे मैन पावर, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना, उन्होंने क्या परफॉर्म किया उसको इवेल्युएट करना, और उसकी जैसी उनकी परफॉर्मेंस रही उसके बेसिस पर आप उसको प्रमोशन देते हैं या उनका करियर प्लान करते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग। डायरेक्टिंग, अब आपने ठीक है प्लानिंग कर ली, लोगों का एक स्ट्रक्चर में उनको ढाल दिया, उसके बाद स्टाफिंग करके उनको जो जॉब उनको देनी थी आपने दे दी। उसके बाद क्या है, काम मिल गया कि मेरा भाई अपॉइंटमेंट, मेरे को सेल्स में मैं बहुत अच्छी थी, एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव मुझे अपॉइंट कर दिया गया। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है कि डायरेक्टिंग, मतलब डायरेक्शन, मुझे इंस्ट्रक्शंस भी मिलना बहुत ज़रूरी है कि एक एम्प्लॉई जिसको अपॉइंट किया जाता है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाएं, उसको डायरेक्शन दिए जाएं, बताया जाए कि किस काम को कैसे करना है, अब मुझे क्या करना होगा, जो मुझे पूरी सलाह दे, कोई चीज़ समझ ना आए तो उस चीज़ का बिल्कुल कहते हैं ना एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। तो ये डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। जो कौन करता है? लीडर, मतलब हमारे मैनेजर। तो देयर इज़ अ नीड, हमेशा ज़रूरत होती है कि इंस्ट्रक्ट करने की और काम करवाने की। आप आओगे, ठीक है, अब समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करना है, तो आपको भाई इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर मिलना बहुत ज़रूरी है। तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है एक डायरेक्शन, मतलब एक दिशा देना। जो वर्कर नया है, जिसने भी काम नहीं किया है, उसको ज़रूरी है, उसे आपने बता दिया ठीक है आपको सेल्स करनी है, लेकिन कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कहाँ जाना है, किनको अप्रोच करना है, ये सारी चीज़ों का डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है उनसे कम्युनिकेट करके। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है, लेकिन ये क्या करेगा? बॉटम टू टॉप नहीं होगा। जो नीचे वाले लोग हैं वो ऊपर को नहीं समझाएंगे, टॉप टू बॉटम होगा। लोगों के साथ डील करना होगा, पर वैसे मतलब हर लेवल पर डायरेक्शन ज़रूरी है, और इनिशिएट करेगा आपके एक्शंस को। ये है डायरेक्टिंग। लास्ट वन है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? अब भाई प्लानिंग कर ली, एक स्ट्रक्चर में ढाल दिया गया, बता दिया गया किसको रिपोर्ट करना होगा, किसको आप ऑर्डर दे सकते हैं, उसके बाद स्टाफिंग करके आपको जॉब दे दी गई। जॉब के बाद अब आपको डायरेक्शन दिए गए किस चीज़ को कैसे करें, इसमें क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, उसके अब आपका काम हो गया। अब क्या है? कंट्रोल। सारे काम कर लिए, अब मैं ये भी तो देखूं कि जो काम आपने किया है वो मेरे स्टैंडर्ड से मतलब बिल्कुल मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। जितना हमने बोला था कि आपके डेली बेसिस पर डे 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन होना चाहिए, आपने कितने का किया ये देखना ज़रूरी है ना। स्टैंडर्ड सेट किया कि आप 10 यूनिट ईजिली बना सकते हैं, और आपने बना के दिए 7, 3 क्यों नहीं बनाए? इस चीज़ को कंट्रोलिंग के थ्रू ही तो हम पता करेंगे कि क्या रीज़न था आखिर, जिसमें आपने मैनेजर ट्राई करता है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आपने डिसाइड की थी, और प्लान परफॉर्मेंस होती है जो आपने प्लान की कि 10 यूनिट बनने चाहिए, लेकिन एक्चुअली आपने कितने बनाए? एक्चुअल बनाए 7। अब 3 इसमें डिफरेंस है। अब 3 क्यों नहीं बने? कोई मैच नहीं है। तो आप पता करोगे कि रीज़न क्या था इन चीज़ों में अंतर होने का। जो चीज़ होनी चाहिए थी वो एक्चुअल में क्यों नहीं हुई, उसके पीछे क्या रीज़न है उसके डेविएशन का, उसके रीज़न्स जानना, उसके बाद उन्हें सजेस्ट करना कि आप किस तरीके से इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, और मतलब कहते हैं ना एक 800 करोड़ की कंपनी बनानी है 2 सालों में, तो उसको करने के लिए जो प्लान सेट किया है, जितने आपने स्टैंडर्ड सेट किया है पर डे, वो पूरा क्यों नहीं हो पा रहा, उसके रीज़न्स पता कीजिए। रीज़न्स पता होने के बाद उसके लिए सही एक्शंस लीजिए, ताकि वो प्लान एक अपने सही डायरेक्शन में जाकर आपको रिजल्ट प्रोवाइड करा सके। तो कंट्रोलिंग फंक्शन रेफर टू ऑल दी परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड फॉलो अप एक्शन। कहते हैं ना फॉलो अप लेना बहुत ज़रूरी है। फॉलो अप नहीं लोगे, इंसान अपनी मनमर्जी से काम करते चले जाएंगे, और फॉलो अप होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी नज़र में भी रहे कि हाँ उनके काम की डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग होती है, कोई उन्हें कंट्रोल करने वाला भी है। तो आई होप ये 5 फंक्शंस जो मैंने आपको आज समझाए, लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो एक्सप्लेन किया, आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप खुश रहें, आबाद रहें, मन लगाकर पढ़ते ज़रूर रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में फिर अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें, और हमारे प्लेटफॉर्म पर आना तो बिल्कुल मत भूलना। वेयर लर्निंग नेवर स्टॉप। इसी तरीके से हम अपनी लर्निंग को इन्हांस करते रहें, और कुछ भी आपके डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डाल सकते हैं उन्हें। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।